नमस्कार दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला पर आप सभी का स्वागत है। आज रेला के यूट्यूब चैनल पर एक नई चीज की शुरुआत होने जा रही है। करंट अफेयर सीरीज ये हम लेकर के आज से आ रहे हैं। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। हमेशा से राजपूत ट्यूटोरियल का ये प्रयास रहा है कि छात्रों तक एक अच्छा कंटेंट अच्छे रूप में पहुंचे। इसी को लेकर के हम प्रयासरत हैं और आज उसी की शुरुआत जो है ये होने जा रही है। करंट अफेयर्स को लेकर के काफी ज्यादा डिमांड था छत्तीसगढ़ के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल पर। तो आप जहां कहीं पर भी रहें, आपका जो भी टाइम आपकी स्टडी का टाइम होता है, ये टाइम ऐसा रखा गया है कि आप सभी इस करंट अफेयर सीरीज की क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। आज से ये शुरू होने जा रहा है 9:30 बजे रात को। ये अभी फिलहाल बुधवार और शनिवार, वेडनेसडे और सैटरडे, ये वीक में 2 बार आएगा और इसको लेकर के आएंगे पुरुषोत्तम सिंह सर। ये राजपूत ट्यूटोरियल्स के नए चेहरे हैं, समझ लीजिए। और ये पूर्णतः ये करंट अफेयर के लिए ही समर्पित रहेंगे। आप तक का अच्छा कंटेंट पहुंचे। करंट अफेयर्स की जो खासियत है, करंट अफेयर सीरीज की जो हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला चीज ये एमसीक्यू पैटर्न पर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न पर होगा। दूसरा, इसका पीडीएफ जो होगा, मतलब यहां पर क्लास में जो भी आपको कराया जाएगा, इसका जो पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ राजपूत ट्यूटोरियल्स के मोबाइल ऐप और राजपूत ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिलेगा। अभी ये करंट अफेयर बुधवार और शनिवार को आ रहा है। अभी ये रिकॉर्डेड मोड पर आ रहा है, लेकिन ये टाइम 9:30 का ही टाइम रहेगा और आने वाले समय में बहुत जल्द ये लाइव होगा और ये हफ्ते में 6 दिन आएगा। करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर तो कराया ही जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इसमें स्टैटिक जीके भी आपको कवर कराया जाएगा। तो पुरुषोत्तम सिंह सर की आज ये पहली क्लास है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि क्लास आप सभी के लिए अच्छी होगी। आप सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। आप कोशिश करिएगा कि जब ये लाइव शुरू हो तो लाइव को लेकर के इंस्टीट्यूट को एक कॉन्फिडेंस आए। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहें। तो अब पुरुषोत्तम सिंह सर आपकी क्लास शुरू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रेला में मैं पुरुषोत्तम सिंह पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ के पेपर्स का ट्रेंड रहा है, उससे हमको ये समझ में आता है कि जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस का पैटर्न ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। उस पैटर्न से हमको ये समझ में आता है कि अब हमको करंट अफेयर के फैक्ट और डाटास को रट लेने से काम नहीं चलेगा। अब हमारे लिए क्या जरूरी हो गया है, अब हमारे लिए अति आवश्यक है कि अब हम टॉपिक्स और इश्यूज को की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। हमें मुद्दों की समझ डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हमसे वो क्वेश्चंस डील हो पाएंगे। तो अब हमें जो करंट अफेयर है उसके कॉम्प्रहेंसिव मैनर में उसको स्टैटिक पोर्शंस के साथ देखना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसीलिए हम लेके आए हैं नया करंट अफेयर का सीरीज। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 26 से 22 जून का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। तो क्या बोल रहा है, खेलों के राष्ट्रीय मंच में छत्तीसगढ़ का दबदबा। किसकी बात कर रहा है, खेलो इंडिया गेम्स 2022 की। देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों में भोरमदेव का चयन। ठीक है, प्रदेश का पहला मैच पार्क डोंगरगढ़ में, यहां बच्चे सीखेंगे गणित। राहुल पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। देश में फिर बजा छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका। 100 करोड़ में बनेगा सेवाग्राम आश्रम। छत्तीसगढ़ की जूही यास बनी मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप।
बघेल ने काव्य संग्रह छंद दर्पण का किया विमोचन। शाला प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा 16 जून से। रायपुर में होगा हर मकान का QR कोड, स्कैन करने से मिलेगी 21 सुविधाएं घर बैठे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लेते हैं अपन कुछ जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों जो बुरा वक्त होता है ना, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी होती है ना, जिस तिजोरी में सफलता के सारे हथियार मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सारे हथियार मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका दौर है, जो ये आपका समय है, इस समय को बिल्कुल भी बुरा समझने की गलती ना करिए और पूरे शिद्दत से और लगन से इस दौर को, जो हथियार है उसको इकट्ठा करने में, उसको तराशने में लगा दीजिए, ताकि आप जब युद्ध में जाएं, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपके सामने कितनी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, आप युद्ध से, आप एग्जाम से परचम लहराकर ही वापस आएं और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। तो इसी के साथ ही देखते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या था? देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब स्टार्ट हुआ, तो कब से स्टार्ट हुआ? तो 2018 से स्टार्ट हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट की है बोलेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। अगर बोलता है 2022 में कहाँ हुआ, तो 2022 में कहाँ हुआ? तो हरियाणा के पंचकुला में हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा के पंचकुला में हुआ। ठीक है, हरियाणा में हुआ। अगर बोलता है कि अगले साल मतलब 2023 में कहाँ होगा, तो 2023 में कहाँ होगा? तो 2023 में होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, अगर बोलता है 2022 में छत्तीसगढ़ का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो देखिए दोस्तों 2022 में छत्तीसगढ़ से 13 गेम्स में, कितने? 13 गेम्स में टोटल 122 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे। कितने किए थे? 122 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे। इतने प्लेयर्स कितने मेडल लाए हैं बोलेगा तो टोटल 11 मेडल्स लाए हैं। कितने लाए हैं? 11 मेडल्स लाए हैं। कौन कौन सा मेडल लाए हैं बोलेगा तो गोल्ड में लाए हैं 2 मेडल, सिल्वर में लाए हैं 3 मेडल और ब्रॉन्ज में लाए हैं 6 मेडल। कितना लाए हैं? ब्रॉन्ज में लाए हैं 6 मेडल। तो अगर बोलता है अगर 11 मेडल लाया है तो छत्तीसगढ़ का रैंक क्या रहा है, तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का रैंक रहा है 22nd। क्या रहा है? 22nd। ठीक है, तो अगर 22nd रहा है तो फर्स्ट रैंक किसका रहा है बोलता है तो फर्स्ट रैंक रहा है हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। ठीक है, किसका? हरियाणा का। अगर बोलता है कि 2 गोल्ड लाया है तो 2 गोल्ड कौन कौन लाए हैं, तो 2 गोल्ड कौन कौन लाए हैं, तो एक लाए हैं ज्ञानेश्वरी यादव जी। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव जी। दूसरा कौन लाया बोलेगा तो सरिता पोयम जी। ठीक है, अगर बोलता है जो ज्ञानेश्वरी यादव जी है कौन से गेम में लाई है, तो ज्ञानेश्वरी यादव जी लाई है वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, अगर बोलता है सरिता पोयम जी कौन से गेम में लाई है, तो सरिता पोयम जी लाई है मलखम्ब में। ठीक है, तो अगर बोलता है आगे कि जो ये गेम्स रहा है, अगर बोलता है जो गेम्स रहा है इसमें छत्तीसगढ़ का इतना अगर खराब परफॉर्मेंस है, तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्या बोलती है, हम क्या बनाए हैं, छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब बनाए हैं बोलेगा तो ये बनाए हैं 2020 में। अगर बोलता है इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे सीएम साहब। कौन है? हमारे सीएम साहब। अगर बोलता है इस कमेटी के उपाध्यक्ष कौन है, तो इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, अगर बोलते हैं इसके मेंबर कौन हैं, तो इसके मेंबर कौन हैं, तो ऑल कैबिनेट
मेंबर्स। ठीक है, अगर बोलता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रायपुर में। कहाँ? रायपुर में। ठीक है, अगर बोलता है कि जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रायपुर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारे आयरन मैन के ऊपर। हमारा आयरन मैन कौन है, तो हमारा आयरन मैन कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अगर बोलता है कि ये छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल स्टेडियम इकलौता है क्या, तो नहीं, छत्तीसगढ़ में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम है। तो अगर बोलता है कहाँ है, तो कहाँ है, राजनांदगांव में है। राजनांदगांव में है। कब बना था बोलेगा तो 2014 में बना था। ठीक है, 2014 में बना था। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या रहा है, तो छत्तीसगढ़ का रैंक रहा है 22nd। फर्स्ट कौन आया है बोलेगा तो हरियाणा। कौन आया है? हरियाणा। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 में कहाँ हुआ है बोलेगा तो हरियाणा के ही पंचकुला में 2022 का हुआ है। इस बात को रट लो दोस्तों 23 में कहाँ होने वाला है, तो मध्य प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों 11 मेडल के साथ छत्तीसगढ़ का क्या रैंक आया है, तो 22 आया है। 22 कब आया है? 2022 में 22 रैंक आया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों कि ये जो ज्ञानेश्वरी यादव जी है, क्या है? ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं, ये एक हिमाचल प्रदेश में इवेंट में पार्टिसिपेट की थी। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश के इवेंट में पार्टिसिपेट की थी। उसमें इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट की थी। इस 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड लाया है। क्या लाया है? गोल्ड लाया है। साथ ही इन्होंने सीनियर वर्ग में भी पार्टिसिपेट किया था। सीनियर वर्ग में इन्होंने बहुत कड़ा टक्कर दिया है। किसको टक्कर दिया है? तो मीराबाई चन्नू जी को। किसको? मीराबाई चन्नू जी को। ठीक है, अगर बोलता है मीराबाई चन्नू जी कौन है, तो मीराबाई चन्नू जी कौन है? वही मीराबाई चन्नू जी है जो हमको टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल दिलाई थी। कौन सा मेडल दिलाई थी बोलेगा तो सिल्वर मेडल दिलाई थी। कहाँ दिलाई थी बोलेगा तो टोक्यो ओलंपिक में। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में 2021 में। किसमें? 2021 में। ठीक है, इस बात को अगर पूछता है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, हमारे सीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगर बोलता है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स कौन है, तो कौन है? उमेश पटेल जी। कौन? उमेश पटेल जी। अगर बोलता है कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं उमेश पटेल जी, तो कौन से उससे करते हैं? रायगढ़ के खरसिया से। किससे? रायगढ़ के खरसिया से। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान कौन सा है जिसमें योगा 2022 का चुना गया है छत्तीसगढ़ से? तो कौन सा है? तो भोरमदेव टेम्पल कवर्धा है। कौन सा है? भोरमदेव टेम्पल कवर्धा है। देखो दोस्तों, बोलेगा अगर इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है पूछेगा तो सिंस 2015। कब से? 2015 से। अगर बोलेगा 2022 का थीम क्या है, तो 2022 का थीम क्या है, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अगर बोलता है 2022 स्पेशल क्यों है, तो देखिए 2022 जो है वो क्या है? 2022 जो है वो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्या है? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये ईयर स्पेशल है, इसीलिए सरकार क्या कर रही है, ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्पेशल बनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। क्या मना रही है? आजादी का अमृत महोत्सव। तो इसीलिए जो इस साल का योगा डे है, इस साल के योगा डे को भी स्पेशल बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो हमारा देश है, हमारे देश के 75 पुरातात्विक
पर्यटन स्थलों में एक साथ योगा करके रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। तो इसीलिए क्या कर रही है जो सरकार है, 75 प्लेसेस का चुनाव की है। अगर बोलेगा इसमें से छत्तीसगढ़ का कौन सा प्लेस है, तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र कौन सा प्लेस है, तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्लेस है भोरम देव टेम्पल। क्या? भोरम देव टेम्पल। ठीक है, कहाँ है, तो कवर्धा में है, कवर्धा में है। अगर बोलेगा इसको कौन बनवाया है, तो इसको 100 में गोपाल देव जी ने बनवाया है। कौन बनवाया है? गोपाल देव जी ने बनवाया है। अगर बोलता है कि ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये करते थे फनीनाग डायनेस्टी से। किससे? फनीनाग डायनेस्टी से। ठीक है, अगर बोलेगा ये जो भोरम देव टेम्पल है वो किसके सिमिलर है, तो देखो खजुराहो एक टेम्पल है। क्या है? खजुराहो। खजुराहो एक टेम्पल है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसी के जैसा ही ये सिमिलर टेम्पल है। कौन से स्टाइल में है बोलेगा, तो ये है नागर स्टाइल में। किसमें? ये है नागर स्टाइल में। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। कौन सा एकमात्र प्लेस है छत्तीसगढ़ का, तो भोरम देव टेम्पल एकमात्र प्लेस है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। योगा डे कब होता है, तो कब होता है बोलेगा, तो 21 जून को होता है। इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 का थीम क्या था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी था। क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी था। देखो दोस्तों, ये जो 75th जो जगह चुने हैं, ये सारे 75 जगह में हर जगह में एक एक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेगा। तो अगर बोलता है कि जो भोरम देव है, जो भोरम देव टेम्पल है, यहाँ पे कौन केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेगी, तो कौन मौजूद रहेगी? रेणुका सिंह जी। कौन? रेणुका सिंह जी। अगर बोलता है रेणुका सिंह जी कौन है, तो रेणुका सिंह जी कौन है? ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र कैबिनेट मंत्री है। क्या है? छत्तीसगढ़ की एकमात्र कैबिनेट मंत्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास बोलेगा, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। क्या है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, अगर बोलेगा ये कौन से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है, तो कौन से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है, ये करती है सरगुजा पार्लियामेंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, राज्य का पहला मैथ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये डोंगरगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो मैथ पार्क बन रहा है, ये मैथ पार्क का क्या है, 2 ठो गेट है। क्या है? 2 ठो गेट है। अगर बोलता है कौन कौन से शेप का गेट है, तो एक शेप जो है वो पाई के शेप का है, और जो दूसरा गेट है वो कौन से शेप का है, तो वो प्रकार के शेप का है। प्रकार मतलब कंपास। क्या? प्रकार मतलब कंपास। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक बात और जान लो कि ये जो डोंगरगढ़ है, जो डोंगरगढ़ है, यहाँ एक प्रसाद योजना चल रही है। ठीक है, कौन सी योजना चल रही है, प्रसाद नाम की योजना चल रही है। ठीक है, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सरकार है वो जो भी पिलग्रिमेज प्लेस है, जो भी दार्शनिक स्थल हैं, उसको रिजुविनेट कर रही है, रीडेवलपमेंट कर रही है, ताकि वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो पाए। ठीक है, अगर बोलते हैं ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, कहाँ की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे कितने प्लेसेस सेलेक्ट किए बोलेगा, तो ऐसा क्या की है, ये 31 प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में से ये 31 प्लेसेस में कौन सा सेलेक्ट किया बोलेगा, तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्लेस कौन सा है, डोंगरगढ़ का, डोंगरगढ़ का। ठीक है, तो डोंगरगढ़ को पूरे कॉम्प्रहेंसिव मैनर में इस योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या डेवलप किया जा रहा है बोलेगा, तो किया जा रहा है इसमें माँ बमलेश्वरी मंदिर को, बमलेश्वरी मंदिर को, माँ बमलेश्वरी टेम्पल को, और कौन सा कर रहे हैं बोलेगा, तो प्रज्ञागिरी हिल को, प्रज्ञागिरी
प्रज्ञागिरी हिल को और क्या कर रहा है बोलेगा तो, और पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं। पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर, क्या? पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर। अगर बोलते हैं पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर का शेप क्या है, तो ये किस शेप में बन रहा है? ये श्री यंत्र के शेप में बन रहा है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो ये पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर है इसका शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे बन रहा है? तो ये जस्ट जो माँ बमलेश्वरी टेम्पल का मंदिर है उस टेम्पल के जस्ट सामने में बन रहा है। कितने जगह में बन रहा है? तो 10 एकड़ में बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है? फैसिलिटेशन सेंटर मतलब जो भी हमारे दार्शनिक लोग होंगे, जो भी टूरिस्ट लोग होंगे, जो डोंगरगढ़ जाएंगे, उनकी जितने बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, वो उनको जो जरूरतें होंगी उसके लिए क्या बनाया जा रहा है? पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रूम होगा, यहाँ पे फूड कोर्ट होगा, यहाँ पे ध्यान करने की जगह होगी। ऐसे एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके में पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर को बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर पूछता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन है, तो कौन है? किशन रेड्डी जी। कौन है? किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी। ठीक है। अगर बोलता है प्रसाद योजना कब चालू हुआ? प्रसाद योजना कब चालू हुआ? तो ये हुआ 2015 में। कब हुआ? 2015 में। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल साहू जिन्हें बोरवेल के क्षेत्र से बचाया गया, छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो शक्ति, जांजगीर चांपा के शक्ति से बिलोंग करते हैं। बहुत ही दर्दनाक और ये दुखद घटना थी जो ये पिछले हफ्ते हमारे प्रदेश में घटित हुई, जिसमें जो राहुल साहू है, जो कि हमारे लिए योद्धा है, जो कि वीर बच्चा है, वो केवल 11 साल का था। कितना? केवल 11 साल का था, जो कि 80 फीट बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। ठीक है। तो उस गड्ढे में जब गिर गया था तो उसको 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम थी जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से चट्टानों को चीरते हुए हमारे राहुल साहू योद्धा को बाहर निकाला। तो रेस्क्यू टीम में अगर कौन कौन थी पूछेगा तो रेस्क्यू टीम में थी, एक तो थी आर्मी के लोग। कौन थे? एक तो थे आर्मी के लोग, ठीक है, और थे SCCL के लोग, और कौन था? तो और कौन था? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स क्या है, इसको थोड़ा अपन समझते हैं कि ये ऐसी कौन सी फोर्स है जो इतने बहादुरी का काम करती है। तो देखो, इसको जानने से पहले अपन इसका बैकड्रॉप देखते हैं। 2004 में क्या हुआ था? तो 2004 में सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी आई थी। ठीक है। इस सुनामी की खास बात ये थी कि जो सुनामी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में माल और जान की हानि हुई थी। ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि सुनामी जितना खतरनाक नहीं था, उससे ज्यादा ये नुकसान खुद हमारी वजह से ही हुआ। तो कैसे हुआ? तो जो सुनामी है, सुनामी का जो रिस्पॉन्स है, जो हमको रिस्पॉन्स देना था, हमको जो प्रोटेक्शन लेना था बाद में सुनामी आने के बाद, वो हमारा बहुत ही लचर और बहुत ही कमजोर था। तो इसी को देखते हुए कि जो भी एक त्रासदा आती है उसमें जल्दी से जल्दी रिएक्ट करने के लिए, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो क्या की? 2005 में नेशनल डिजास्टर एक्ट लेके आई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आई। ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आई। इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्या किए? 2006 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए।
ठीक है। ये अथॉरिटी क्या की, अपने अंडर में एक बॉडी बनाई, एक फोर्स बनाई, जो कि कोई भी अगर त्रासदी आए तो उसमें तुरंत ही क्विक रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो उस फोर्स का नाम क्या है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो जो भी अगर देश में कोई त्रासदी आती है, ये दुर्घटना घटती है, तो ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो तुरंत रिएक्ट करती है। तो देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको चेयर कौन करता है, तो इसको चेयर कौन करता है, तो इसको चेयर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। ठीक है, अगर बोलता है जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इसको ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये बात बताने की जरूरत है क्या कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, ये है हमारे अमित शाह जी। कौन है, अमित शाह जी। ठीक है, अगर बोलता है जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसका चीफ कौन है, तो उसका चीफ कौन है, तो उसके चीफ हैं अमित करवाल जी। ठीक है, अमित करवाल जी। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ये रेस्क्यू टीम है उसमें कौन था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। देखो एक बात और, अगर पूछता है SCCL कब बना था, तो SCCL बना था 1985 में। अगर बोलता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। कहाँ, बिलासपुर में। अगर पूछता है सब हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सब हेडक्वार्टर कहाँ है, सब हेडक्वार्टर है विश्रामपुर में। किसमें, विश्रामपुर में। ठीक है, विश्रामपुर में। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, तो 2005 में आया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई, तो 2006 में बनाई। ठीक है, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसका चीफ कौन है, तो चीफ कौन है, तो अमित करवाल जी इसके करंट के चीफ हैं। ठीक है, तो चलो इसके साथ देखते हैं अपन अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, आकांक्षी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में किस जिले को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, ये देखने से पहले अपन समझते हैं कि एक्चुअली में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है क्या, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की जरूरत हमको क्यों पड़ी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है। क्या है, जो इंडिया है वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है, जिसका विजन क्या है, जिसका विजन है 2024-2025 में जो हमारी इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। क्या बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। लेकिन एक पैराडॉक्स बात देखिए कि जो 2018 है उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, क्या है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें जो इंडिया है उसका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है। कितना रैंक आया बोलेगा तो 130 रैंक आया था। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ग्रो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अगर ग्रो कर रहे हैं लेकिन हमारा डेवलपमेंट वीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे देश में ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं, ऐसे कुछ जगह हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, और जो कि जो डेवलप्ड जगह हैं उनके कंपैरिजन में उनके पैरेलली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा नीति आयोग है, कौन है, जो हमारा नीति आयोग है, ये ऐसे प्लेसेस को छांट के निकाली है। तो कितना प्लेसेस है बोलेगा तो ऐसे टोटल 115 प्लेसेस हैं हमारे कंट्री में, जिसको 115 डिस्ट्रिक्ट्स को फाइंड आउट किए हैं जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर बोलेगा इसमें से छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 115 में से 10 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ है, 10 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से हैं। बोलता है अगर कि 115 में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं झारखंड से। किससे, झारखंड से। कितने बिलोंग करते हैं, 18 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बिलोंग करते हैं। अगर बोलेगा जो छत्तीसगढ़ है उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा। क्या है, ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा। ठीक है,
ये हुआ सरगुजा डिवीजन, ये हुआ बिलासपुर डिवीजन, और ये क्या हुआ, ये दुर्ग डिवीजन, ये रायपुर डिवीजन और ये बस्तर का डिवीजन। ठीक है, ये रहा बस्तर का डिवीजन। तो 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है बोलेगा तो देखिए, जो बस्तर जोन है उसके सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हैं। और देखिए जो दुर्ग डिवीजन है, दुर्ग डिवीजन से एक डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राजनांदगांव। क्या, राजनांदगांव। जो रायपुर डिवीजन है उससे कौन सा शामिल है बोलेगा तो उससे शामिल है महासमुंद, महासमुंद। बिलासपुर डिवीजन से कौन सा शामिल है, तो बिलासपुर डिवीजन से एक शामिल है कोरबा। क्या है, कोरबा शामिल है। ठीक है, तो ये जो 115 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए, इसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, उनके बीच कंपटीशन पैदा करने के लिए जो नीति आयोग है वो क्या करती है, नीति आयोग क्या करती है, रेगुलर इंटरवल में एक रैंकिंग लाती है। उसको क्या बोलते हैं, चैंपियंस ऑफ द चेंज, चैंपियंस ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग, चैंपियंस ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, इस रैंकिंग में क्या करती है, ऐसे नीति आयोग ने टोटल 49 इंडिकेटर्स को सेलेक्ट किया है। क्या किया है, 49 इंडिकेटर को फाइंड आउट किया है, जिनके बेसिस में इनको रैंकिंग करती है। तो ये जो 59 इंडिकेटर हैं उनको जो नीति आयोग 5 कैटेगरी में डिवाइड की है। कितने में, 5 कैटेगरी में डिवाइड की है। तो कौन कौन सा है बोलेगा तो पहला है एजुकेशन, पहला है एजुकेशन, दूसरा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या है, तो और है हेल्थ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और क्या है बोलेगा तो और है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्टवा क्या है बोलेगा तो लास्टवा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यही जो 5 कैटेगरी हैं, इनके बेस में जो नीति आयोग है वो 115 डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करती है। तो अगर बोलेगा अभी छत्तीसगढ़ का कौन सा किस में रैंक है, तो देखिए एजुकेशन में अभी रिसेंटली 4th रैंक किसका आया है, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का। किसका आया है, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का। जो ये वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर वाला चीज है, इसमें किसका रैंक आया है, तो इसमें 4th रैंक आया है राजनांदगांव का, राजनांदगांव का। ठीक है, और जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चीज है, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चीज में 1st रैंक आया है कांकेर का। किसका, 1st रैंक आया है कांकेर का। और 2nd रैंक किसका आया है, तो 2nd रैंक आया है बीजापुर का। किसका, बीजापुर का। तो देखो दोस्तों, हर कैटेगरी में लगभग जो छत्तीसगढ़ के कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट है शामिल है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ का बज रहा है डंका। ठीक है, तो आकांक्षी जिलों में शिक्षा के लिए किस जिले को 4था स्थान मिला पूछेगा तो किसको मिला है, रिसेंटली मिला है कोंडागांव को। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो टोटल 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस बात को रट लो दोस्तों, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में हैं, तो ये हैं झारखंड में 18 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, तो नया रायपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, नया रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने जगह में बनाया जाएगा बोलेगा तो ये बनाया जा रहा है 100 करोड़ रुपए में। कितने जगह में बनाया जा रहा है बोलेगा तो 77 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। अगर बोलता है ये सेवाग्राम बनाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका एम क्या है, इसका जो एम है वो एम बोलता है कि जो गांधीवाद है और जो गांधी जी हैं, कौन है, गांधी जी हैं, और जो गांधीवाद है
जो गांधीवाद है उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी समझ डेवलप करने के लिए ये आश्रम को बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आश्रम में क्या क्या चीजें होंगे। यहाँ पे बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ पे बनाया जा रहा है ओपन थिएटर, यहाँ पे बनाया जा रहा है आश्रम, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, ध्यान करने का केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो ये है, जो सेवा आश्रम जो बनाया जा रहा है, इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं आधुनिक भारत का तीर्थ, आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान, आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक बात और देख लेते हैं अपन कि ये किसकी तर्ज में बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है सेवाग्राम जो आश्रम है, सेवाग्राम जो आश्रम है वर्धा में, सेवाग्राम जो आश्रम है वर्धा में, कहाँ है, वर्धा में। ठीक है, इसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है। तो ये सेवाग्राम आश्रम क्या है बोलेगा तो ये सेवाग्राम वो आश्रम है जहाँ की गांधी जी ने जो अपने अंतिम कुछ साल हैं, कब से कब तक बोलेगा तो 1930 से लेके 1948 तक, जब तक उनकी शहादत नहीं हो गई तब तक इस आश्रम में इन्होंने बिताया है। ठीक है, तो यहाँ कैसे पहुंचे अगर बोलेगा तो देखिए 1936 के पहले यहाँ कैसे पहुंचे। उसके पहले ये जान लीजिए कि 1930 में गांधी जी क्या किए थे, सॉल्ट सत्याग्रह किए थे। क्या किए थे, सॉल्ट सत्याग्रह किए थे। इसमें क्या किए थे इन्होंने, साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक डांडी मार्च किए थे, अहमदाबाद तक डांडी मार्च किए थे। तो जब गांधी जी इस साबरमती आश्रम से निकले थे तो इन्होंने कसम खाई थी कि मैं साबरमती आश्रम कब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने देश को आजादी ना दिला लूं। ठीक है, तो उसी के देखते हुए, गांधी जी के इस शब्दों से डरते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को डांडी मार्च के बाद जेल की सजा दी। तो कितने साल की सजा दी, 2 साल की गांधी जी को जेल की सजा दी। जब गांधी जी जेल से बाहर निकले तो अपनी कसम का मान रखते हुए उन्होंने साबरमती आश्रम ना आने का निर्णय लिया। तो गांधी जी क्या करने लग गए, गांधी जी चले गए भारत दर्शन में। किसमें, भारत दर्शन में। ठीक है, भारत दर्शन में इन्होंने कम से कम 2-3 साल गुजारा, 2-3 साल इन्होंने कम से कम भारत दर्शन में गुजारा। उसके बाद उनके एक बहुत करीबी थे, उनके बहुत करीबी कौन थे, तो उनके बहुत करीबी थे जमनालाल बजाज जी। कौन थे, जमनालाल बजाज जी। उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी, वर्धा में मेरे पास एक ऐसा जगह है जहां आप ठहरिए और उस जगह को, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, उसका केंद्र बनाइए, उस जगह को एक फैसिलिटेशन सेंटर की तरह बनाइए ताकि हम अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको और धार दे सकें। ठीक है, तो वो आश्रम कहाँ था, तो वो आश्रम था सेव गांव में। ठीक है, सेव गांव कहाँ था, वर्धा में था। कहाँ था, वर्धा में था। तो ये जो सेवगांव का जो वर्धा का आश्रम है, इस आश्रम में गांधी जी आश्रम बनाए, वृद्धाश्रम बनाए, स्वतंत्रता सेनानियों को सपोर्ट करने के लिए जो जरूरतें थी वो चीज करने लगे। इसीलिए जो सेवगांव वर्धा का आश्रम है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, सेवाग्राम आश्रम। क्या, सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, तो कहां बन रहा है, वर्धा की तर्ज पर। तो कहां बन रहा है, तो नया रायपुर में बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ ही अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंबई में आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगिता 2022 की प्रथम उपविजेता कौन थी। तो कौन थी, ये तो थी हमारी जूही व्यास जी। कहां से बिलोंग करती है बोलेगा तो, कहां से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है दुर्ग से। ये क्या है बोलेगा तो, ये प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, अगर बोलता है ये समृद्धि पांडे जी कौन है, तो देखिए समृद्धि पांडे जी कौन है, मिस छत्तीसगढ़
मिस छत्तीसगढ़ 2022-23, मिस छत्तीसगढ़ 2021-22 की फ्रंट रनर अप हैं। क्या है? फर्स्ट रनर अप हैं, फर्स्ट रनर अप हैं। ये कहां से बिलोंग करती है बोलेगा तो ये बिलोंग करती हैं सिमगा से। कहां से? सिमगा से। सिमगा कहां आता है? सिमगा आता है हमारे बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में। कहां आता है? बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। अगर बोलता है कि सृष्टि बाफना जी कौन है, तो याद करिए दोस्तों, पिछले साल सृष्टि बाफना जी ने इसरो के एक एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था। क्या लाया था? ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था। कौन सी स्ट्रीम में लाया था बोलेगा तो ये लाई थी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है। ये कहां से बिलोंग करती है बोलेगा तो ये भी बिलोंग करती है हमारे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अगर बोलता है कि जो ये निकिता उपाध्याय जी कौन है, तो निकिता उपाध्याय कौन है, तो जो पिछले साल इनका नाम फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में शामिल किया गया था। मतलब 30 साल से कम उम्र वाले लोगों को 30 लोगों को फोर्ब्स ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें निकिता उपाध्याय जी का भी नाम शामिल किया गया था। क्यों शामिल किया गया था बोलेगा तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? तो रूट्स टू रेडियंस। क्या? रूट टू रेडियंस। ठीक है। ये जो बुक है वो बेस्ट सेलर बुक का इसको अवार्ड मिला था। उसी के चलते जो ये फोर्ब्स है 30 अंडर 30 में इसको, जो निकिता उपाध्याय जी को है, इनको शामिल की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? तो क्या है बोलेगा तो इनका नाम है छंद दर्पण। ये जो बुक है इसको अभी हाल ही में भूपेश बघेल जी जो है, हमारे जो सीएम साहब है, उन्होंने इसको उद्घाटन किया गया है। तो अगर बोलेगा जो ये सरोज दुबे जी हैं और कौन कौन सी बुक लिखी है, तो ये और कौन कौन सी बुक लिखी है, तो ये लिखी है सरोज के 9 पद। क्या? सरोज के 9 पद। ठीक है। अगर बोलता है कि आज का बीज कल के पेड़ कौन लिखा है, तो आज का बीज कल का पेड़ कौन लिखा है, तो ये एक संगठन ने लिखा है। कौन लिखा है? ये एक कवर्धा की एक संगठन ने लिखा है। ठीक है। किसके ऊपर लिखा है बोलेगा तो ये लिखा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के मुद्दे पे इस बुक को लिखा गया है। ठीक है। अगर बोलता है समय पर जल प्रबंधन कौन लिखा है, तो कौन लिखा है? राजेंद्र देवांगन जी। कौन लिखा है? राजेंद्र देवांगन जी लिखा है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 16 जून 2022 में मनाया गया था। बोलेगा इनॉग्रेट कौन किया है, तो इनॉग्रेट कौन किया है बोलेगा तो कौन किया है? हमारे सीएम साहब। कौन किया है? हमारे सीएम साहब। किसके साथ किए बोलेंगे तो मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्या? मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है। देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो ये शाला उत्सव मनाया गया है उसमें स्लोगन क्या दिया गया है, तो स्लोगन क्या दिया है? कोई बच्चा ना छूटे इस बार, कोई बच्चा ना छूटे इस बार, क्योंकि शिक्षा में है सबका समान अधिकार। क्योंकि शिक्षा में है सबका समान अधिकार। ठीक है। तो सीएम साहब का क्या कहना है स्लोगन देके कि इस बार कोई भी बच्चा शाला जाने से छूटना नहीं चाहिए। तो स्लोगन को कार्यशील करने के लिए जो सीएम साहब हैं वो क्या घोषणा किए हैं
कि जो हमारा दूरस्थ और अंचल प्लेस है, जो ट्राइबल प्लेस है, जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, वो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं नारायणपुर, 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 और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बीजापुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और कौन से हैं? तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा, और क्या? सुकमा। तो क्या हुआ है, ये जो दूरस्थ अंचल प्लेस है, इसमें कुछ नक्सली घटनाओं के कारण जो पिछले 1.5 दशक से क्या हुआ है, 260 स्कूलें या तो बंद पड़ी है या तो उसको धराशाही कर दिया गया है। तो सीएम साहब अनाउंसमेंट किए हैं कि ये सारी की सारी 200 स्कूल को इस सेशन में चालू किया जाएगा। ठीक है, इस सेशन में चालू किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा इस साल स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों, एक बात और जान लो कि जो आत्मानंद स्कूल है, क्या है? जो आत्मानंद स्कूल है, अगर वो बोलता है कि आत्मानंद स्कूल कितने खुले हैं इस साल, तो टोटल अब आत्मानंद स्कूल कितने हो गए हैं? तो बोलेगा, तो इंग्लिश मीडियम का पूछेगा तो 171, और अगर पूछेगा हिंदी मीडियम का कितना स्कूल है, हिंदी मीडियम का कितना स्कूल है, तो 32 स्कूल है। कितना है? 32 स्कूल है। अगर बोलता है आत्मानंद स्कूल का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 1 नवंबर 2020 को। कब? 1 नवंबर 2020 को। देखो दोस्तों, अगर बोलता है आत्मानंद जी कौन थे, तो आत्मानंद जी थे, कहाँ पैदा हुए थे बोलेगा तो आत्मानंद जी पैदा हुए थे 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर में। कहाँ? 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर में। इन्होंने अपने जो बचपन की जो समय है, वो बहुत समय जो वर्धा का सेवाग्राम आश्रम है वहाँ पे भी व्यतीत किया है। इसीलिए वहाँ पे जो वर्धा का आश्रम है, वहाँ पे गांधी जी के समय कुछ समय का वक्त बिताया है। इसीलिए उनके अंदर देश की भावना, देशभक्ति की भावना, सेवा का जो जुनून है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि जो ये हमारे आत्मानंद जी हैं, जो आत्मानंद जी हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज की भी एग्जाम उस समय क्लियर किया था, लेकिन उनके अंदर सेवा का इतना जुनून था, देशभक्ति का इतना जुनून था कि उन्होंने कलेक्टर की नौकरी को ठुकरा के सेवा को ज्यादा प्राथमिकता दी। इसीलिए उन्होंने आगे चल के क्या किया, तो इसीलिए उन्होंने आगे चल के 1958 में रायपुर में विवेकानंद आश्रम खोला। फिर बाद में 1985 में नारायणपुर में भी विवेकानंद आश्रम खोला। कहाँ खोला? विवेकानंद आश्रम खोला। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलेगा कि शाला प्रवेश उत्सव कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, तो 16 जून 2020 को मनाया गया है। अगर बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन कौन है, तो कौन है? डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये प्रेमसाय टेकाम जी हैं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतापपुर सरगुजा के। कहाँ? सूरजपुर के प्रतापपुर। कहाँ? सूरजपुर के प्रतापपुर। इस बात को रट लो दोस्तों कि इस बार का स्लोगन क्या था, तो कोई बच्चा ना छूटे इस बार, क्योंकि शिक्षा में है सबका समान अधिकार। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि आत्मानंद स्कूल कब खुला था? 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, आत्मानंद जी कब बॉर्न हुए थे बोलेगा तो 6 अक्टूबर 1929। चलो इसी के साथ अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सभी घर पे क्या लग रहा है? QR कोड लग रहा है। तो कहाँ लग रहा है? तो रायपुर जिले में लग रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, जो रायपुर जिला है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है? तो यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 17 लाख लोग। कितना? 17 लाख लोग के आसपास लगभग रायपुर में रहते हैं। जिसमें घर कितने हैं? तो हाउसेज अराउंड 2.60 लाख हाउसेज के आसपास रायपुर में हैं।
तो ये जो पूरे 2.60 लाख जो हाउसेज हैं, 2.60 लाख जो हाउसेज हैं, हर हाउसेज में क्या लग रहा है? तो क्या लग रहा है? QR कोड। क्या लग रहा है? QR कोड। किसको रिप्लेस करके लग रहा है? तो ये रिप्लेस करके लग रहा है डिजिटल बोर्ड को। किसको? डिजिटल नेम प्लेट को रिप्लेस करके लग रहा है। ठीक है, तो इस QR कोड में क्या है बोलेगा तो इस QR कोड में क्या है? इस QR कोड को जो है एक एप्लीकेशन से लिंक किया जाएगा। किससे लिंक किया जाएगा? एक एप्लीकेशन से लिंक किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से हम अप्लाई भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसी टोटल 21 सर्विसेज हैं जो हमको इनिशियली जो इस QR कोड है इस ऐप से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर बोलते हैं ये 21 सर्विसेज कौन सी है, तो जो भी निगम से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या चीज़ के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा? तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आप शादी करेंगे तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों कि जो ये जगदलपुर है, क्या है? जो ये जगदलपुर है उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है? जो हमारा टर्फ ग्राउंड बना है, क्या बना है? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट टर्फ फुटबॉल स्टेडियम बना है। क्या बना है? फुटबॉल स्टेडियम बना है। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो पहला टर्फ फुटबॉल स्टेडियम है, इसको अभी रिसेंटली क्या हुआ है? जो फीफा है इसको मान्यता दी है। क्या की है? फीफा रिकॉग्नाइज की है। फीफा रिकॉग्नाइज की है। इसका मतलब क्या है? फीफा इसको वर्ल्ड कप कराने के लिए या इंटरनेशनल लेवल का मैच कराने के लिए इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, अगर बोलता है इस स्टेडियम का नाम क्या है, तो स्टेडियम का नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या हो पाएगा? यहाँ से अब उस लेवल का ये स्टेडियम बन गया है कि यहाँ पे अब इंटरनेशनल लेवल के भी मैचेस हो पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलता है कि क्या लग रहा है रायपुर के सभी घरों में, क्या लग रहा है? तो क्या लग रहा है? QR कोड लग रहा है। ठीक है, जो फुटबॉल जो फीफा है वो छत्तीसगढ़ के कौन से स्टेडियम को मान्यता दी है? पहली बार बोलेगा तो जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम को पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल का मान्यता मिला है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इस हफ्ते का करंट अफेयर समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद दोस्तों।